हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और अब बात कर लेते हैं पढ़ाई क्या करनी है। क्लास 11 क्लास 11th का 9th चैप्टर है और इस 9th चैप्टर का ये 11वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग प्रश्नावली 9.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। और इंट्रोडक्शन हो चुका है, यानी कि इसका कुछ शुरुआती पार्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, एसएन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले एक इंट्रोडक्शन करवाया गया है, क्योंकि दूसरा इंट्रोडक्शन है इस एक्सरसाइज का, इंट्रो नंबर 2 है। तो पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जो बात की थी, बेसिकली ये बात की थी गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है ना। और फिर उस संबंध में हमने पहचान करना बताने के बाद में हमने उसका व्यापक रूप बताया था कि अगर, है ना, एक पॉइंट ये आया था कि यदि गुणोत्तर श्रेणी का, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा लिख लेता हूं ताकि आप पीछे से कनेक्ट हो पाए, है ना। यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है ना, प्रथम पद, ठीक है ना, ए तथा सार्वनुपात क्या है, ये सब चीजें बेटा इंट्रोडक्शन फर्स्ट के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं। सार्वनुपात आर है, आर हो तो जो श्रेणी बनती है, दो श्रेणी बनती है, उसको लिखते हैं हम। पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ठीक है ना, आपके पास में, और फिर आ जाएगा ए आर की घात 4। ऐसे ही ये श्रेणी जो है चलती रहती है। ये हमने बेसिक चीज पढ़ी थी और बहुत डिटेल से पढ़ी थी। ऐसा नहीं है कि एकदम से यहाँ आ गए थे, इससे पहले बहुत सारी बातें हमने करी थी इंट्रोडक्शन फर्स्ट के अंदर। आप जानते हैं, जिन बच्चों ने देखा वो जानता है, जिन्होंने नहीं देखा उनको जरूरत है उस इंट्रोडक्शन को देखने की। अदरवाइज इस इंट्रो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इतना करने के बाद में इसके अंदर एक टॉपिक और आया था, और वो था ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद का हो, या फिर हमें इसको कह लेते थे एनवा पद, ठीक है ना, एनवा पद। और ये एनवा पद को ए एन से लिखते थे, इसका फॉर्मूला होता था ए आर की पावर n-1। तो बस ये दो चीजें पढ़ के आए थे और इन दो चीजों से ही हमने कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के किए थे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ और इसके एन पदों के योगफल के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। देखो, कोई भी अगर आपके पास में सीरीज है, फॉर्मूला लेना है सिर्फ, बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन अप्लाइड है पूरे। हमारे पास में इस एस एन का मतलब समझिए, मतलब ये जैसे कि हमारे पास में ए आर स्क्वायर, ये क्या है आप बता सकते हो, ये क्या है? ये है आपके पास में गुणोत्तर श्रेणी, है ना। ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद तो ए है और सार्वनुपात इसके अंदर आर है। तो अगर मैं इसके कुछ पदों का योगफल निकालना चाहता हूं, कि जैसे मैं आपके सामने पट्टी है भाई, टेस्ट श्रेणी है, तो जैसे मैं S1 निकालता हूँ, S1 का मतलब होता है एक पद का योगफल। याद रखना है क्या, एक पद का योग। और एक पद का योग क्या अपने आप में ए ही रहेगा, पहले पद का योग ए ही रहेगा। अगर मैं बात करता हूं S2 का मतलब होता है प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, पदों का योग। ये बात ध्यान रखनी बेटे आपको बहुत अच्छे से, मतलब प्रथम पद ए और उससे अगले वाला पद ए आर। तो यानी कि S2 का मतलब होता है कि ए प्लस ए आर, दो पदों का योगफल। कभी आपके सामने S3 लिखा हुआ आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, इसका मतलब है कि प्रथम तीन पदों का योग की बात हो रही है। तीन पदों का योग हमारे पास में होता है, यानी कि पहला पद ए होता है, दूसरा ए आर होता है और तीसरा ए आर स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही, तो नॉर्मली अगर हम लिखते जाएं ऐसे, कभी S10 है तो इसका मतलब क्या है कि प्रथम 10 पदों का योग, प्रथम 10 पदों का योग, है ना, प्रथम 10 पदों का योग होगा, पदों का योग। तो इसको सिंपली लिखेंगे कि ए प्लस ए आर, है ना, इसके जब 10 पद मिलेंगे ए आर स्क्वायर, चलते चलते कहाँ तक, 10 पदों तक, है ना, कहाँ तक, 10 पदों तक।
तो लेकिन हम लोग, अगर हमें बहुत सारा काम करना है, ठीक है ना, आपको बहुत मान के चलो कि आपको कहा गया है 10 पदों का योगफल ज्ञात करने को कहा गया, तो जोड़ना मुश्किल है ना। 10 की जगह कोई कहता है कि 15 का निकाल लो, 20 का निकाल लो, 30 का निकालो, तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी, है ना, कि फिर लंबा हो जाएगा काम, है ना। कि कोई गुणोत्तर श्रेणी आपके पास में दे दी गई, कि मान के चलो कि गुणोत्तर श्रेणी आपको दे दी कि ये दे दी 2, 4, 8, ठीक है, फिर 16 और फिर आपके पास में 32, और इसको कह दिया कि इसके 100 पदों का योग बताओ, 100 पदों का योग। कुछ लोग कहेंगे सर मैं पहले इसको लिख लूँ 100 पद, है ना, ये जैसे ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो 100 पदों तक पहले लिख लूँ, और फिर बेटा, और फिर वो कहेगा कि इसको मैं जोड़ दूंगा, नहीं भाई, ठीक है ना, फिर तो अगले साल ही मुलाकात होगी और इसी क्लास में होगी संभवतः, अगर ऐसे काम करोगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे दूं कि ताकि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इस्तेमाल में ला, उस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस्तेमाल में ला करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लें। तो वही है हमारा SN, तो मैं यहीं पे इंक्लूड कर लेता हूं, ठीक है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो n पदों का योगफल का सूत्र होता है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग जो होगा उसको सिंपली हम SN से लिखेंगे, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A, है ना, आपके पास में उसका जो फॉर्मूला होता है A 1 - r टू दी पावर n अपॉन 1 - r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसको कुछ लोग इसको अलग रूप भी है, इसका अलग रूप कुछ नहीं है, मैंने ऊपर वाले को चेंज कर लो, r की घात n - 1, मतलब इस वाले को क्या करना, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल करके कि r की पावर n को शुरू में 1 को बाद में, ठीक है ना। तो ऐसे नीचे भी चेंज कर सकते हैं, r - 1। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से दिमाग में बिल्कुल बढ़िया से बैठा लो, है ना। आप क्वेश्चंस के अंदर चाहिए यूज कर लेना, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। सवाल क्वेश्चन जो आपके हैं प्रश्न, वो इनसे हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं है, ठीक है, इतना ही है। और इतना करने के बाद में अब हम इस फॉर्मूले पे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि NCERT में दिए गए हैं, और NCERT के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तब तक आप लोगों को जो ठीक लग रहा है उसको पॉज करके जरा एक बार नोट कर लो, देन मैं आपके सामने आता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी हैं, और उनका इस्तेमाल करते हुए मेरे को एक एग्जाम्पल है आपके NCERT से, गुणोत्तर श्रेणी, बार गुणोत्तर श्रेणी 1 प्लस, ये गुणोत्तर श्रेणी दी है हमें, ठीक है ना, आपके पास में कि गुणोत्तर श्रेणी 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 के प्रथम n पदों का योग और साथ में 5 पदों का योग निकालना है। तो पहले आप n पदों का योग निकाल लो, उसके बाद n की जगह आप क्या कर लोगे, n की जगह आप 5 भर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, जो गुणोत्तर श्रेणी दी गई है 1 प्लस 2/3 एंड प्लस 4/9, ठीक है ना, ये ऐसे ही हमारी श्रेणी चलती रहेगी, यहाँ भी डॉट 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 होगा। में अगर हम ध्यान दें, हमें इसके क्या करना है, n पदों का योग, हमें क्या करना है, n पदों का योग निकालना है, n पदों का योग मुझे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब n पदों का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, पहले वाला इस्तेमाल कर लो या दूसरा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं पहले वाला उठा लूंगा। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने के लिए जो जरूरी बात है वो ये है कि इस श्रेणी का आपको प्रथम पद और सार्व अनुपात पता होना चाहिए। तो प्रथम पद इसका क्या है, चेक कर लो, प्रथम पद इसका है 1, और सार्वानुपात जो r निकलता है उसको हमने बताया था, r कभी भी निकलता है वो A2/A1, यानी कि दूसरे पद को पहले पद से भाग करने से आपको प्राप्त होता है। तो दूसरा पद इसमें है 2/3, इसको भाग कर लो 1 से, तो सीधी बात है 2/3 ही रह जाएगा, तो r का मान ये है। तो फॉर्मूला लगा लो, अतः SN जो होगा इज इक्वल होगा 1, आपके पास में कोई भी फॉर्मूला लगा लो, हमने शुरू वाला लगा लिया, 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a की जगह रखेंगे 1 × 1 - r है 2/3 की होल पावर n, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर लो, ठीक है ना, आपके पास में अपॉन 1 - 2/3, है ना, 1 - 2/3। तो जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, तो आई थिंक आपको समझ में आएंगी चीज़ें।
तो ये तो आपके पास में 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, ठीक है ना, अपॉन इसके बटे 1 मान के जब एलसीएम लेंगे हम तो 3 एकम 3 आपके पास में 3 में से यानी कि 1/3 आ जाएगा, 1/3 और 3 ऊपर चला जाएगा तो एस एन जो होगा, एन पदों का योगफल जो होगा वो हो जाएगा 3 इंटू अच्छा इसका भी अगर बटे 1 लेके एलसीएम ले ले तो आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, इसकी घात 1 है, भाग में है तो आप 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n माइनस 1, क्योंकि आपको पता है एक घात ये है और भाग करते समय घात घटती हैं, तो इस घात में से हम जब इसको नीचे लेके आए क्योंकि ये घात माइनस में नीचे जाएगी, है ना, तो ये बन जाएगा। तो आई थिंक ये आपका आंसर रहेगा। और इन्होंने ज़्यादा सॉल्व नहीं किया है तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया, यहीं पे छोड़ दिया। तो लेकिन अब मुझे करना है 5 पदों का योग, 5 पदों का योग मेरे को बताना है। तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 5 हम कंसीडर करके चलेंगे। तो जब इसमें n इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो S5 विल इक्वल हो जाएगा, इस वाले में रख देंगे 3 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 माइनस 1, इसका मतलब है 3 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 बटे 3 की पावर 4, ठीक है ना, आपके पास में। तो इन लोगों ने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो इसका मतलब 243 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो माइनस 32 बटे 2 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, है ना। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो घटा के 1 बचेगा और फिर 1 बचेगा 211/81 जो है, इट मीन्स इसका जो सम है, योगफल है, वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा काम नहीं है, सीधा अप्लाइड फॉर्मूला है, डिटेल में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला पैदा कैसा हुआ, वो सब समझ जाओगे जब आप लोग 12th में पहुंचोगे तो। लेकिन अभी आपको अप्लाई जो चीज़ें करनी है, जो फॉर्मूले हैं उनको याद करके अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 13 वो भी इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे है। आप अपनी एनसीईआरटी किताबों में देख लें, चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को अपने आप से ही लगाने का कोशिश करें। भाई साहब कह रहे हैं 13वें एग्जाम्पल में, उदाहरण नंबर 13 में, उदाहरण नंबर जो 13 है, ठीक है ना, एक बार मैं राइटिंग कर दूं देन उसके बाद आता हूं, नहीं तो आपका भी समय और खराब होगा बहुत ज़्यादा। चलिए बेटा, अब एग्जाम्पल नंबर 13 भी इसी फॉर्मूले पे बेस है, n पदों के योगफल वाले फॉर्मूले पे ही। तो कह क्या रहा है समझ लें पहले। गुणोत्तर श्रेणी है हमारे पास में 3 3/2 3/4 के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल जो है आपके पास में कितना हो जाए, 3069/512 हो जाए। मतलब इसमें अभी जैसे आपके सामने 3 पद लिखे हैं तो ऐसे हम कितने पद इसमें लिखें ताकि उनको जोड़ने से हमारी ये क्वांटिटी बन जाए। तो सीधी बात है, हम लोग मान लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना योगफल के लिए, जो योगफल हमारा आया है, योगफल के लिए n पदों की आवश्यकता है, n पदों की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो अब हमें जो दिया है बेसिकली वो Sn दिया है, वो है 30,069 अपॉन 3069/512, ठीक है ना। और आपको पता है कि अगर हम लोग श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है ना, तो यहां पे नीचे लिखना है, यदि श्रेणी का प्रथम पद कंसीडर करके चलते हैं, प्रथम पद जो है उसको हम a, है ना, a तथा सार्वानुपात जो है, सर्वानुपात नहीं, सार्वानुपात अनुपात, ठीक है ना, आपके पास में r हो तो बेसिक सी बात है कि Sn कितना होता है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, a इंटू 1 - r टू दी पावर n अपॉन 1 - r। तो अब आप ध्यान दें, इस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, Sn की वैल्यू रख लेते हैं, तब ये Sn की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, तो a इंटू 1 - r टू दी पावर n अपॉन 1 - r इज इक्वल 3069। देखो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, ए तो हमें दिया गया है ना बेसिकली,
है ना। ए तो हमें दिया गया है, ठीक है, आपके पास में ए तो हमें दिया गया है, एन ही तो निकालना है यार। तो आप एक काम कर लेना, तो यहाँ पर श्रेणी का जहां लिखो, यहाँ पे लिखो जहां, क्योंकि ये तो दी गई चीजें हैं। जहां श्रेणी का प्रथम पद जो है बेसिकली वो 3 है, और तथा सार्वनुपात आर जो है हमारे पास में, ये तो आ गया। मैं पूरा लिख लेता हूँ दोबारा से, घबराहट ना हो, बस तुम लोगों को इतनी बात है, ठीक है ना। तो प्रथम पद ए इज 3 है, तथा जो सार्वनुपात है, ठीक है ना, आपके पास में दैट इज आर, और आर होता है दूसरा पद बटे पहला पद, 3/2 और बटे 3, है ना। तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, है, ठीक है ना, आपके पास में है। तब क्या करना है, चूंकि आपको पता है एस एन वैल्यू दे रहा है हमें कितना, 3069/512 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। और एस एन होता क्या है, एस एन होता क्या अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r इज इक्वल टू 3069/512। तो यहाँ पे वैल्यू रख लो 3, ए की वैल्यू रख दी, 1 - r की वैल्यू है 1/2 की पावर n, ठीक है, आपके पास में n निकालना है आपको, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 3069/512, ठीक है ना, आपके पास में। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, उसको मैं सॉल्व कर लूं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो, इस 3 को पहले उधर बट्टे पहुंचा लो और नीचे वाले को सॉल्व कर लो, तो ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला ब्रैकेट होगा 1 - 1/2 टू दी पावर n अपॉन, देखो एक में से आधा घटेगा, 1 - 1/2 तो 1/2 ही आ जाएगा, एंड ये जो 3 है इधर बट्टे में जाएगा तो आ जाएगा 3069/3 इंटू 52512, ठीक है ना। और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा कैलकुलेट होकर के, 2 इंटू 1 - 1/2 टू दी पावर n इज इक्वल टू, 3 से काट लो, 3 × 3 0, 3 दूनी 6, और उसके बाद में 3 × 3 9, तो 1023/512, ठीक है ना, 512। और अगर हम एक काम कर लें, इस 2 को भी उधर डिवीजन में पहुंचा देते हैं, है ना, उधर की तरफ डिवीजन में पहुंचा देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 - 1/2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 1023/512 का डबल अगर करेंगे, या 2 गुणे 512 ऐसे लिख लो, कटेगा तो कुछ नहीं अभी, है ना। अब ध्यान दो, हमें क्या करना है, बहुत आसान हो गया काम। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ वाली जगह थोड़ा सा प्लॉट किराए पर ले लेता हूँ, इधर वाला, मैं यहाँ से आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ये फॉर्मूले वाला एरिया है वैसे तो जब मैं करूंगा इसके अंदर, तो 1 को उधर पहुंचा दूंगा, तो -1/2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 1023/1024 देख लो ना, 512 का डबल करोगे 1024 आ जाएगा आसानी से, और फिर आ जाएगा -1, तो -1/2 टू दी पावर n इज इक्वल हो जाएगा 1023 - 124/1024, और आप देखेंगे माइनस का 1/2 टू दी पावर n इज इक्वल हो जाएगा -1/1024, माइनस से 1 कट जाएगा। या ये कह सकते हैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल प्रतिलोम करने पर कि 2 टू दी पावर n जो है वो 1024 के बराबर आ जाएगा। इतना दिख रहा नहीं, दिख रहा, फ्रेम में आ रहा है नीचे की तरफ। हाँ, अब देखो ध्यान से, पता नहीं कहाँ का लिखना पड़ेगा, ये स्टार डबल स्टार, यहाँ से आप देखेंगे स्पेस यहाँ बच रहा है थोड़ा बहुत, इधर प्लॉट हमारा ही खाली है, तो यहाँ डबल स्टार यहाँ से देख लेंगे। 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 1024 को क्या लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 होता है। इसका मतलब है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी आपके पास में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 टू दी पावर n इज इक्वल आ जाएगा 2 टू दी पावर 10। तो इसका मतलब जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को लेकर के, तो n क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10, तो दैट इज योर आंसर। तो 10 पदों का योगफल जो है आपका है ये। तो जरा फटाफट इसको पॉज करके नोट करें, देन आई विल गो ऑन
14th एग्जाम्पल। चले जी, अब बहुत ही एक पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत मतलब एक अच्छा पॉइंट है, और 14th एग्जाम्पल है, लग रहा आसान बहुत देखने में, लेकिन थोड़ी सी इसमें चीज एक समझने लायक है, उसको नोट करके आप रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल जो है वो 13/12 है, तथा गुणनफल जो है उनके अगर उन 3 पदों के अगर गुणा करते हैं तो 1 आ जाता है। तो सार्वनुपात मतलब मेरे को आर और उन पदों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इतना सोचते ही आपके माइंड में आ रहा होगा सर ठीक है, तो पहले 3 पदों का योगफल हम लोगों को अगर हम दिमाग लगाएं, ठीक है ना, तो कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, या फिर पहले 3 पद मान सकते हैं कि पहले 3 पद अगर हम लोग मान लें कि ए आर और ए आर स्क्वायर ले लें अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमने लिया था कि ए आर ये पहले 3 बन जाएंगे ना, तो इनको लेकर के भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आप इन पदों को लेकर के चलते हो ना मेरे भाई मेरे बेटा, ठीक है ना, तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, और मुझे लगता है कि बहुत गहरे फंस जाओगे। तो इस तरीके के सवाल जहां पर आपको गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पद मानने पड़े हैं, है ना, कि हमें 3 पद हैं तो 3 पद हमें मानने पड़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद कौन से हमें लेने हैं, ये 3 ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन हल्की नहीं होगी, काफ़ी ठीक ठाक होगी। तो इसका आइडिया दिमाग से निकाल दो। अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट रखता है तो अपनी रफ कॉपी में इसको ऐसा करके देख ले, तो उसको अंदाजा हो जाएगा कितनी दिक्कतें होंगी। लेकिन फिर करें तो करें क्या, फिर इसका काम क्या है, ये है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल अपना एक इस्तेमाल है। तो इस क्वेश्चन में किस तरीके से मानना है, देखो इस क्वेश्चन में आपको कैसे मानना है, इस क्वेश्चन में आपको प्रथम 3 पद ये नहीं मानने हैं, ठीक है ना। तो प्रथम 3 पद कैसे मानने हैं, तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं हल के अंदर कि क्या माना गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद हम मान लेते हैं A/R A एंड AR है। देखो 3 है, नहीं है, आप कहोगे गुरुजी आप तो बहुत मतलब अब चीजें फंसा रहे हो, A/R ये कैसे पता चला गुणोत्तर में है, तो चेक कर लो भाई, चेक कर लो। आप दूसरे पद को A को भाग करो A/R से, तो सीधी सी बात है A से कटेगा या R ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा R। आप तीसरे पद को डिवाइड करो दूसरे पद से AR/A, देखो ये भी आ गया R, तो सार्वनुपात तो समान आ रहा है, वो भी R ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में ही होंगे। अब एक सवाल एक प्रश्न और उठता है कि सर आपने ऐसे ही क्यों लिए हैं, ऐसे क्यों नहीं लिए हैं। देखो इनका एक फायदा है, इनका एक बेनिफिट है। इनका एक बेनिफिट क्या है, इनका एक बेनिफिट ये है कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपको गुणनफल दे दिया जाएगा ना, गुणनफल दिया जाएगा, तो वहां पे आपको यही लेने में फायदा है, क्योंकि जब इनकी गुणनफल निकालेंगे हम AR गुणे AR, यानी तीनों पदों को गुणनफल करूंगा मैं, और वो उसने दिया है 1 है ना, तो जब इनका गुणनफल करूंगा तो R से R कट जाएगा, A की घात 3 बराबर 1 आ जाएगा। तो मजे की बात ये यहां से डायरेक्टली आपका A यानी कि प्रथम पद निकल आएगा, है ना, आपका A का मान निकल आएगा। और इसलिए हम काम करते हैं कि इस तरीके से पद मानते हैं ताकि गुणनफल करते समय R कट जाए और A का मान निकल जाए, तो फिर तो आधा हो जाएगा ना काम। इतना मानने से हमारा काम आधा हो जा रहा है, क्योंकि हमें A का मान निकल जा रहा है, बाकी हम R का मान फिर दूसरी कंडीशन से जो दिया गया है उससे निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि 3 पदों का जो योगफल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इनका जो योगफल है A को A/R प्लस A एंड प्लस AR को हम अगर जोड़ते हैं तो 13/12 आ जाता है, या इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना के या A कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 1/R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल टू 13/12, ठीक है ना आपके पास में। और मेरे भाई इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो A एलसीएम में ले रहा हूँ, एलसीएम आ जाएगा R, तो आ जाएगा 1 प्लस R एंड प्लस R स्क्वायर, ठीक है नहीं, बराबर हो जाएगा 13/12। भाई इतना ही रखो, अभी इसको इक्वेशन फर्स्ट बना करके छोड़ दो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड जो दूसरी शर्त है वो है कि इनका जो गुणनफल है ना वो कितना है, वो 1 है। तो इसका मतलब है कि A/R गुणे A गुणे AR जो कि मैंने अभी करके दिखाया वो 1 है।
तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा और a की घात 3 बराबर 1 आ जाएगा, या a का मान सिंपली 1 का घनमूल अगर करेंगे तो आपके पास में 1 ही आएगा, तो a का मान आ गया 1, है ना। और इसको हम समीकरण 1 में रख करके r का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू 1, हम क्या करते हैं समीकरण 1 में धर लेते हैं, मतलब रख लेने पर, ठीक है ना। तो रख लेने पर बात एक ही है, जब a का मान यहाँ भरूंगा 1 तो आई थिंक आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस आर एंड प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 13/12 या 12/13, ठीक है ना, 12/13, 13/12, चेक कर लो 13/12, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे बेटा ध्यान से देखना, यहाँ से मैं ब्रजपाल के पास जाता हूँ, ब्रज गुणा कर लेता हूँ। तो 12 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13r, ठीक है ना, चेक कर लो। ओके, 12 की मल्टीप्लाई करो तो 12 प्लस के 12r प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r। तो बेटा 13r स्क्वायर शुरू में रख लिया और इसको धर लाएंगे तो माइनस का r बचेगा और प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। तो 12 12 44, है ना। ये द्विघात समीकरण बन गई, ये क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। कहीं माइनस का फर्क आ गया, कहीं पर कुछ इक्वेशन में हमारी गड़बड़ झाला हुआ है, ठीक है, ओके। जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, एक्चुअली गुणनफल जो दिया गया है वो -1 दिया गया है बेसिकली, ठीक है ना, कि इतना दिया गया है, -1 दिया गया है, -1 दिया गया है, हाँ -1 दिया गया है, हाँ तो ठीक है, ये -1 है भाई। यहाँ इस माइनस की वजह से मामला गड़बड़ हुआ। तो जब ये -1 होगा तो आपको पता है a की घात 3 इज इक्वल टू -1 की घात 3 भी -1 ही होता, तो a का मान 1 ना करके -1 आएगा, और जब -1 आएगा तो ये सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा फिर, ठीक है ना, आपके पास में। और इस माइनस को आप एक काम कर लेंगे, यहाँ से हटा करके इधर लगा देंगे, तो यानी कि ये माइनस में आ जाएगा, माइनस के 13r। तो जब माइनस के 13r हो जाएगा माइनस के, तो इधर आकर के ये प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 25r प्लस। अब आ गया सही। अब 12 12 144 के से टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर 25 आता है, 16 निम्न में 144 होते हैं और 16 9 होते हैं, वही हैं। तो 12r स्क्वायर प्लस आपके पास में 16 प्लस 9r प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। तो 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन निकल रहा है शुरू से, आई थिंक 4 कॉमन निकल रहा है, 4r, तो अंदर आ जाएगा r प्लस 4 एंड यहाँ से कॉमन निकल रहा 3 और r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि अगर कैलकुलेट करोगे तो r की वैल्यू एक तो माइनस के 3/4 और साथ ही साथ तथा एक वैल्यू आपको मिलेगी r इज इक्वल टू -4। तो इन दोनों के हिसाब से आपको आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है ना, आपके पास में आपको आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी मिस्टेकें कर रहा हूं मैं, पता नहीं क्या दिक्कत है यार, आज हाथ में चोट लगी है ना, हाथ में दर्द है। देखो इतनी घटिया मिस्टेक आप भी नहीं करोगे जो मैं कर रहा हूँ, और शायद आप लोग मजाक बना रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 4 और कॉमन लेगा तो 3 आएगा यहाँ पे ना, और यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब ठीक है, तो एक आ जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4 आ जाएगा, एक आ जाएगा 4/3, ये दो आपकी वैल्यूज मिलेंगी यहाँ की। अब आप मेरी बात सुनो, अब एक बार इसको लेकर के करेंगे, यानी कि अगर r का मान ये है और a का मान तो हमें पता ही है, दोनों केस में -1 है, इसमें भी -1 है, तो पद क्या बनेंगे, हमने सार्वनुपात तो निकाल लिया जो उसने कहा था कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब ध्यान से सुनो, अब पद निकालने हैं हमें, तो क्या निकालने हैं, पद, और पद वो निकाले जाएंगे जो आपने माने थे बेटा, ठीक है ना। तो पहला पद बनेगा a/r, a/r का मतलब है
-1 अपॉन माइनस का 3/4, जो बटे वाला होगा ऊपर चला जाएगा, कोमा, फिर आ जाएगा -1 क्योंकि a है, फिर आ जाएगा AR का मतलब है -1 गुणे माइनस के 3/4, तो इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस से माइनस कटा जाएगा 4/3 कोमा -1 और आपके पास में माइनस माइनस प्लस 3/4, एक आंसर तो निकलेगा मेरे भाई ये, ठीक है ना, 4/3, ठीक है, -1, और ये कब है, जब आर की वैल्यू माइनस के 3/4 लेकर के चल रहे हैं। अगर ये वाला केस डिस्कस करें तो पहला पद क्या बनेगा, a अपॉन आर, ए का वैल्यू -1 अपॉन आर की वैल्यू है 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, कोमा a है ना, फिर है ए मतलब माइनस का 1 इंटू माइनस के 4/3, ठीक है ना, तो ये कटेगा माइनस से माइनस, तो 3/4 -1 एंड प्लस का 4/3, तो दैट इज योर आंसर। आप देख पा रहे हैं कि भाई साहब आर जो है वो विपरीत ही तो है, यहाँ 3/4 तो यहाँ 4/3, तो सीरीज भी उसी हिसाब से उल्टी होगी, 4/3 -1 3/4, 3/4 -1, देखो उल्टा करके देख लो, वही सीरीज निकल करके आएगी। आप बहुत चीज़ें निकल, अगर थोड़ी सी मेहनत करें, दिमाग लगाएं, तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके सामने आते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा है, एक और 15वां एग्जाम्पल, उस पर बात करते हैं। चलिए बेटा, ये सवाल एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात कुछ डिस्कस होनी है आपके सामने। देखो उसने कहा है कि हमारे पास एक अनुक्रम है 7 और 7 7, फिर 7 3 बार, फिर 7 7 7, ठीक है ना, आपके पास में ऐसे ही चलता रहेगा कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे अंधे होकर के, मतलब अंधे का मतलब दिमाग ना लगा करके, अंधा गलत मत मानना यार बात को, कि वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे और फिर खुश होते घूमेंगे, हाँ हो गया। लेकिन ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये गुणोत्तर श्रेणी के लिए है ना, और जो दिया गया है अनुक्रम है वो गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। आप देख लो, चाहे चेक कर लो, अगर आप दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, और तीसरे पद को आप दूसरे पद से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ऐसे थोड़ा ही करता है, ऐसे थोड़ा ही ना करता है, तो मतलब कुछ अलग चीज आएगी, 11 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, तो सार व अनुपात सेम नहीं होगा। तो ये जो अनुक्रम है, ये जो सीक्वेंस है, ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, लेकिन इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो अगर ये गुणोत्तर श्रेणी के अंदर आया है तो इसका मतलब ये है कि इसमें गुणोत्तर श्रेणी इसको बनाया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको हम तोड़ मरोड़ करके इस ये फॉर्मूला लगाने के काबिल इसको बना सकते हैं, और वो मैं आपके सामने करूंगा। देखो इस तरीके के 9 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सामने, और 9 के 9 क्वेश्चन करने की टेक्निक वही। ये सवाल ऐसे भी आ सकता था कि 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 ऐसे ही करता, ऐसा, या 2 + 2 2 + 2 2 2 + 2 2 2 2 ऐसा आ सकता था, या 3 + 3 3 + 3 3 3 + 3 3 3 3 3, है ना, ऐसे, या 4 4 5 5 5, ये सब क्वेश्चंस इसी तरीके के अनुक्रम, जो इस तरीके के जो सीक्वेंस होंगे उनको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो सेम ऐसे ही रहेगी जैसे मैं इसमें करूंगा। और इसको समझ लिया तो उसका मतलब 9 क्वेश्चन आपने समझ लिए। चलिए सबसे पहले हम जो इसको उठा लेते हैं, और हमें निकालना है n पदों का योगफल, तो हम इसको हल करते समय ध्यान देंगे, मैं इसको SN कह लूंगा, इसका योगफल जो है SN निकालना है, 7 7 7 7 7 7 7 7 प्लस 3 डॉट यानी कहाँ तक, n पदों तक, n पदों तक, ठीक है बेटा, ओके। इतना करने के बाद में इसमें हम कलाकारी ये करते हैं कि हम लोग इसमें 9 से गुणा करते हैं, और 9 से ही इसमें भाग हम लोग कर लेते हैं, नहीं गलत, हम पहले इसमें से 7 कॉमन निकाल लेते हैं थ्रू आउट, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 111, और यहाँ पर मेरे बेटे बचेगा 1 1 1 4 बार। ऐसे ही ये चीजें n पदों तक डिफाइन होंगी, n पदों तक, ठीक है ना। यहाँ आकर के हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस के अंदर इस टाइप के जितने भी होंगे उनमें सब में यही काम करेंगे कि हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 से गुणा करेंगे 9 + 9 9 + 9 9 9
प्लस 9 9 9 9 प्लस n पदों तक, n पदों तक, है ना। आपके पास पद तो नहीं रहेंगे भाई, आपके पास में 5 है। ये देखो ये संख्याएं हैं आपके पास में A B C, इनमें सब में मैंने 2 से गुणा कर दी, तो पद तो फिर भी 3 ही है ये, है ना। तो पदों, ये ना करना कि 9n पदों तक, ऐसा कुछ कह दो, ऐसा ऐसे काम करो, ऐसे काम नहीं करने भाई। ये तो पदों की संख्या है ना, कि कितने पद हैं, n पद हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास में कोई संख्याएं हैं 4 7 3 5, ये संख्याएं हैं, इनमें सब में मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये फिर से 8 हो जाएगा। तो 2 से गुणा करने पे क्या हुआ, पद तो उतने ही रहे 4 के 4, या पदों में कुछ दिक्कत आई? नहीं, पद थोड़ा ही घटे बढ़े हैं। तो याद रखना यहाँ पर n पद ही रहेंगे मेरे भाई। अब देखो ऐसा करते क्यों, ये 9 ही, ये हम लोग 9 पे ही इतना मेहरबान क्यों हैं, क्योंकि 9 बहुत अच्छी चीज़ है, और 9 को हम क्या कर सकते हैं, इस 7/9 को तो रखेंगे हम एज इट इज़ मेरे बेटे, और इसको लिख लूंगा मैं 10 - 1। बता मुझे कोई मना कर सकता क्या? इसको लिख सकता हूं मैं 100 को लिख लूँ मैं 10 की घात 2 - 1 प्लस 999, इसको लिख सकता हूँ मैं 1000 को लिख सकता हूँ 1 की घात 10 की घात 3 - 1, ऐसे इसको लिख सकता हूँ मैं 10 की घात 4 - 1। ठीक है बेटा, और ये काम हम लोग कहाँ तक करेंगे, n पदों तक करेंगे, n पदों तक करेंगे। ठीक है जी। अब बस आपका काम हो गया है, क्योंकि आपने इस सीक्वेंस को 2 सीक्वेंस में तोड़ लिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं 10-10 वाले एक साथ लिख रहा हूं, मैं 10 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 4, कहां तक, n पदों तक। भाई मेरे, आप समझ रहे होगा कितने 10, देखो कितने 10 आएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट कितने बनेंगे, 1 2 3 4, ये n ब्रैकेट होंगे, और n ब्रैकेट का मतलब है उनमें फिर 10 भी तो देखो n ही होंगे, 10 10 10, ये वाले भी तो, ये भी तो n ही होंगे ना आपके पास में, प्लस माइनस। देखो ये -1 -1 -1 -1 सब पदों में आएगा, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल के 1 + 1 + 1 + 1, ये भी आपका n पदों तक ही आएगा, n पदों तक ही आएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें 2 अनुक्रम बन जाएंगे यहाँ करके, सॉरी 2 श्रेणियां, पहले वाली गुणोत्तर है, दूसरे वाली समांतर है। चेक कर लो, 1 में से 1 जाके 0 बचेगा, 1 में से 1 जाकर के 0 बचेगा, ये समांतर है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn = n/2 × 2a प्लस n - 1 × d होता है, और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ये होता है। ये हम पढ़ा चुके हैं पहले लेक्चर्स के अंदर। तो मेरे बेटा इसमें तो लगा लो गुणोत्तर श्रेणी a, है ना, इसमें कोशिश करो ये वाला फॉर्मूला लगा लो 1 - ये वाला दूसरा, क्योंकि माइनस का चेक करनी पड़ेगा, क्योंकि देखो r का मान हमारा 10 आएगा ना इसके अंदर, आप चेक कर लो इसके अंदर r का मान कितना आएगा, a का मान तो 10 है, अगर मैं r निकालूंगा तो 10 का स्क्वायर बटे 10, 1 पावर का 10 आ जाएगा। और 1 - 10 अच्छा लग रहा है या 10 - 1 अच्छा लग रहा, इन दोनों में से मुझे तो नीचे वाला बढ़िया लग रहा है, क्योंकि प्लस में चीज आएगी, तो इसलिए मैं लगा लेता हूँ तो ये वाला फॉर्मूला, तो लगा लेता हूँ a है 10, और r की घात n, 10 की घात n - 1 अपॉन 10 - 1, ठीक है, माइनस n को जब आप समांतर श्रेणी का सूत्र लगा लो, या फिर आप मुझे एक बात बताओ, जब 1 को मैं 10 बार जोड़ूंगा तो 10 नहीं आएगा क्या, 1 को मैं 100 बार जोड़ूंगा तो 100 आएगा ना, और 1 को मैं n बार जोड़ूंगा तो n ही आ जाएगा, ठीक है ना। या आप समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा के देख लो, n/2 × 2a 2 × 1 प्लस n - 1 × d का मान 0 है मेरे भाई, n/2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा तो n ही आएगा। ठीक है, कहाँ तक कितना चला के इसने क्वेश्चन को छोड़ा है उसको मैं देख लूं जरा, बस इतना यही छोड़ दिया भाई, बेचारा यहीं छोड़ के चला गया, पता नहीं क्या काम आ गया होगा, आगे हल हो सकता था लेकिन उसने नहीं किया है। आप ये चाहते हैं कि यही आंसर छोड़ा जाए, तो हम भी इसको यहीं पे छोड़ देंगे, तो ये इसके n पदों का योगफल बनेगा। फटाफट इसको पोज कर लो, जरूरी चीज़ है, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपके 9 बन सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो चलिए एक एग्जाम्पल और बचता है, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 के बाद। ठीक है, चलिए
गुणित श्रेणी के n पदों के योग को लेकर के एक एग्जाम्पल है लास्ट वाला, उसको देख लेते हैं, देन उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या बताओ। अच्छा, जबकि उसके 2 माता पिता हैं, देखो हल करते हैं। जो पहली पीढ़ी है, मतलब जो अभी है, 2 तो माता पिता हैं, उससे आगे 4 दादा दादी हैं, ठीक है, उसके बाद 8 दादा परदादा परदादी हैं। इस तरीके से आपको 10वीं पीढ़ी तक जाना है। ये कितनी पीढ़ी हो गई? 3 पीढ़ी हो गई, तो 10वीं पीढ़ी तक आपको देखना है, या 10 पदों तक ऐसे कह सकते हैं, 10वीं पीढ़ी तक, है ना। तो सीधी सी बात है, योगफल निकालना है। a इज इक्वल टू 2 है, r इज इक्वल टू 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 10। तो फॉर्मूला लगा दो, Sn इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1/r-1, और कैलकुलेट कर लेना TRY। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।